कल्पना कीजिए एक इंसान ने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई इकट्ठा की है। मतलब पाई पाई जोड़कर उसने अपने सपनों का एक घर या जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। जी, बहुत ही आम बात है ये। हाँ, और जब रजिस्ट्री का दिन आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गहमा गहमी है, स्टैम्प पेपर पर मोहरें लग रही हैं। बेचने वाला एक बुजुर्ग पिता है और जो खरीदार है वो पूरी समझदारी दिखाते हुए ये सुनिश्चित करता है कि उस पिता का बेटा भी वहां मौजूद रहे और एक गवाह के तौर पर, मतलब विटनेस के तौर पर, उन कागजात पर अपने हस्ताक्षर करें। बिल्कुल, लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। है ना? और हस्ताक्षर हो जाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं और वो खरीदार ये मानकर चैन की नींद सो जाता है कि अब ये सौदा 100% सुरक्षित है। उसे लगता है अरे कोई खतरा नहीं है क्योंकि बेटा तो खुद गवाह है। और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। यही तो। लेकिन क्या हो अगर मान लीजिए 3 साल बाद उसी खरीदार के दरवाजे पर अदालत का एक नोटिस आए और उसमें लिखा हो कि वो पूरी की पूरी रजिस्ट्री ही रद्द कर दी गई है। अरे बाप रे, ये एक ऐसा डरावना सपना है जो अक्सर, मतलब सच कहूं तो बहुत बार हकीकत बन जाता है। एक ऐसी भयंकर कानूनी भूल है ये, जिसमें न जाने कितने लोगों की जीवन भर की कमाई एक झटके में राख हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसे खोलकर समझते हैं। आज के स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण में हम संपत्ति की खरीद बिक्री से जुड़ी इसी बहुत ही आम लेकिन बेहद खतरनाक गलतफहमी से पर्दा उठाने वाले हैं। जी। हमारे पास आज जो स्रोत मौजूद हैं वे सीधे भारतीय कानून की गहराइयों से आते हैं, जैसे कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले। बहुत ही ठोस दस्तावेज हैं ये। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि जब कोई पैतृक संपत्ति खरीदता है तो बेचने वाले के वारिसों को केवल गवाह बना लेना काफी क्यों नहीं है। ये जानकर शायद कई लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाए कि कागजात पर बेटे का चुपचाप गवाह के रूप में खड़ा रहना कानून की नजर में उसकी सहमति बिल्कुल नहीं माना जाता। ये बात पहली बार सुनने में सच में बहुत चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि आम समाज की धारणा यही है कि अगर बेटा वहां खड़ा है, उसने अपनी आंखों के सामने पिता को दस्तखत करते देखा है और खुद भी पेन चलाया है, खुद भी साइन किया है, तो इसका सीधा सा मतलब लोग यही निकालते हैं कि उसे इस सौदे से कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये धारणा कानून की कसौटी पर पूरी तरह से गलत साबित होती है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून की नजर में एक गवाह की असली भूमिका आखिर होती क्या है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही आम जिंदगी से जुड़ी उपमा लेते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोरियर वाला किसी के घर कोई पार्सल देने आए। अच्छा। हाँ, और घर का कोई सदस्य उस पार्सल को रिसीव करता है और डिलीवरी मशीन या रिसीप्ट पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। अब उन हस्ताक्षरों का सीधा सा मतलब केवल ये है कि बाहर से गत्ते का वो डब्बा सही सलामत मिल गया है। बिल्कुल। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस डब्बे के अंदर जो सामान रखा है, चाहे वो एक फोन हो या कोई खिलौना, उसकी क्वालिटी से वो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह सहमत है। वो तो बस बाहरी डिलीवरी की पुष्टि कर रहा है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारी कानूनी व्यवस्था भी बिल्कुल इसी तरह सोचती है। अच्छा। जी, अगर हम संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसकी धारा 3 को गहराई से देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि एक गवाह का एकमात्र काम ये सत्यापित करना है कि बेचने वाले ने उसके सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। मतलब उसे अंदर की बातों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं। कानून ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और न ही ये उम्मीद करता है कि गवाह को उस 20-30 पन्नों के दस्तावेज के अंदर लिखी गई जटिल कानूनी शर्तों या संपत्ति की कीमत की कोई भी जानकारी है। गवाह केवल व्यक्ति और उसके हस्ताक्षर की पहचान कर रहा है, उस पूरे सौदे की नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यानी अदालत में जाकर वो बेटा बड़ी आसानी से कह सकता है कि हाँ, मैंने देखा कि मेरे पिता ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मुझे लगा कि वो बैंक से कोई लोन लेने का कागज है। हाँ, या कोई सरकारी फॉर्म है। जी। और वो कह सकता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो हमारी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हैं। तो क्या अदालत उसकी ये बात मान लेगी? बिल्कुल मान लेगी। और इसे साबित करने के लिए हमारे पास इस विश्लेषण में कई ठोस कानूनी प्रमाण मौजूद हैं। अक्सर लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसकी धारा 15 का हवाला देते हैं। अच्छा, वो विबंध या मौन सहमति वाली धारा, एस्टोपेल। हाँ बिल्कुल।
लोगों को लगता है कि अगर बेटा वहां चुपचाप खड़ा था तो उसकी चुप्पी ही उसकी रजामंदी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया है कि यह मौन सहमति यहां लागू नहीं होती। मौन रहने का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। क्या स्रोतों में इसका कोई सटीक उदाहरण या केस मौजूद है? जी बिल्कुल है। साल 2020 का रतन सिंह बनाम निर्मल गिल मामला और साथ ही इंद्रपाल सिंह का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गवाह का काम केवल हस्ताक्षर का सत्यापन है। उसे दस्तावेज के अंदर लिखी बातों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। और अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो 1981 का एक बहुत ही निर्णायक फैसला है, पांडुरंग जीवाजी आप्टे बनाम रामचंद्र गंगाधर। 1981 के उस मामले में ऐसा क्या खास था? उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी लकीर खींच दी थी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई खरीदार ये दावा करता है कि गवाह बने बेटे को बिक्री की पूरी जानकारी थी और उसकी सहमति थी, तो ये साबित करने का पूरा बोझ उस खरीदार के कंधों पर होगा, गवाह के नहीं। ओहो, मतलब खरीदार को साबित करना होगा। जी, खरीदार को ये सिद्ध करना होगा और इसके लिए उसे दस्तावेज पर स्पष्ट रूप से ये लिखवाना होगा कि गवाह ने इस सौदे को पढ़ और समझ लिया है। अगर ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा है, तो खरीदार अपनी सुरक्षा के लिए केवल गवाह के चुप रहने या उसके हस्ताक्षर की आड़ नहीं ले सकता। ये तो किसी भी खरीदार के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जी पूछिए। अगर कोई जमीन या मकान पूरी तरह से पिता के नाम पर है, मतलब रजिस्ट्री के कागजों पर सरकारी रिकॉर्ड में मालिक के तौर पर सिर्फ पिता का नाम दर्ज है, तो वो अपनी मर्जी से अपनी ही संपत्ति को क्यों नहीं बेच सकता? बेटा या बेटी अचानक से बीच में आकर सौदे को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल है। इसका जवाब संपत्ति की कानूनी प्रकृति में छिपा है। कानून की नज़र में सभी संपत्तियां एक जैसी नहीं होती। अच्छा। मुख्य रूप से ये दो तरह की होती हैं। पहली होती है स्वअर्जित संपत्ति, यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये वो संपत्ति है जो किसी व्यक्ति ने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से, अपने पैसे से खरीदी है। जैसे किसी ने नौकरी करके घर लिया। एकदम सही। अगर किसी पिता ने अपनी नौकरी या व्यापार से पैसा जोड़कर कोई घर खरीदा है, तो वो घर उसकी पूर्ण निजी संपत्ति है। वो उसे किसी को भी बेचे, दान करे या वसीयत में किसी अजनबी के नाम कर दे, इसमें किसी भी बेटे या बेटी को कोई ऐतराज जताने का अधिकार नहीं है। मतलब स्वअर्जित संपत्ति में मालिक को पूरी आजादी है। लेकिन जो विवाद होता है वो समस्या दूसरी तरह की संपत्ति में आती है। बिल्कुल। विवाद की असली जड़ होती है पैतृक संपत्ति, जिसे हम शामिलात या संयुक्त संपत्ति भी कहते हैं। अच्छा, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ, जो लगातार 4 पीढ़ियों से, जैसे परदादा, दादा, फिर पिता, विरासत में चली आ रही है। या फिर ऐसी संपत्ति जो हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के लाभ के लिए संयुक्त पैसे से खरीदी गई थी। भले ही कागजों पर नाम परिवार के मुखिया यानी पिता का हो, लेकिन वो पिता उस संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं होता। एक मिनट, तो फिर पिता का उस संपत्ति में क्या दर्जा होता है अगर वो मालिक नहीं है तो? कानून में पिता को कर्ता कहा जाता है। वो परिवार का मुखिया और उस संपत्ति का मैनेजर जरूर है, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे, बेटा और बेटी, उस संपत्ति में सह अंशधारी यानी को-पार्टनर बन जाते हैं। को-पार्टनर। इसका मतलब है कि बच्चों को उस पुश्तैनी संपत्ति में अपने जन्म के पहले दिन से ही एक ठोस अधिकार मिल जाता है। उनका हिस्सा जन्म लेते ही तय हो जाता है, पिता की मृत्यु के बाद नहीं। अरे वाह, ये जन्मसिद्ध अधिकार वाली बात वाकई बहुत गहरी है। और जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले सिर्फ बेटों को ही ये जन्मसिद्ध अधिकार मिलता था। जी बिल्कुल। लेकिन अब बेटियों के अधिकारों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है ना? एकदम सही। और यहीं पर कई पुराने ख्यालों वाले खरीदार मात खा जाते हैं। देखिए, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संशोधन हुआ था। इस संशोधन को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, जो 2020 का सुप्रीम कोर्ट केस है, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। ये रियल एस्टेट बाजार के लिए एक भूचाल की तरह था। इस फैसले ने ऐसा क्या बदल दिया? इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी बेटों के बिल्कुल बराबर को-पार्टनर का दर्जा मिल गया है। बिल्कुल बराबर। और ये अधिकार उन्हें जन्म से ही है। यानी अब पैतृक संपत्ति के मामले में सिर्फ बेटे के हस्ताक्षर या सहमति के पीछे भागना काफी नहीं है। अगर परिवार में एक भी बेटी है,
चाहे वो विवाहित हो, अपने ससुराल में रहती हो या अविवाहित हो। उस पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए उसकी स्पष्ट सहमति भी उतनी ही अनिवार्य है जितनी कि उस घर के बेटों की। यानी बिना बेटियों की जानकारी या सहमति के बेची गई कोई भी पैतृक संपत्ति कानूनी रूप से एक बहुत बड़े खतरे में झूलती रहती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास पैदा होता है। अगर बच्चों का संपत्ति पर इतना मजबूत जन्मसिद्ध अधिकार है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कर्ता मतलब पिता के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब मान लीजिए घर की छत गिर रही है, या परिवार पर बैंक का भारी कर्ज आ गया है, या किसी सदस्य को अचानक बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। अगर बच्चे उस समय सहमति देने से मना कर दें या उपलब्ध ना हो, तो क्या पिता अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता? क्या कानून इतना कठोर है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कानून ना तो अंधा है और न ही अव्यावहारिक। वह जीवन की वास्तविकताओं को समझता है। इसलिए कानून निर्माताओं ने लीगल नेसेसिटी यानी कानूनी आवश्यकता का एक सिद्धांत रखा है। कानूनी आवश्यकता? जी, यह एक ऐसा सुरक्षा वाल्व या अपवाद है जो कर्ता को कुछ विशेष और गंभीर परिस्थितियों में बिना बच्चों की सहमति के भी पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार देता है। अच्छा, ये तो किसी कंपनी के सीईओ जैसा मामला हो गया। वो कैसे? जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए या कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए कंपनी की कोई फैक्ट्री बेच सकता है, वो जरूरत है। लेकिन वो सीईओ कंपनी की संपत्ति बेचकर अपने लिए एक लग्जरी यॉट या निजी हवाई जहाज नहीं खरीद सकता। क्या बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। सुशील कुमार जो 1988 का केस है, श्री नारायण बल 1996 और केहर सिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों में ये बार बार मान्य ठहराया गया है कि अगर परिवार पर कोई बहुत भारी कर्ज है, गंभीर बीमारी का इलाज कराना है या कोई इमरजेंसी आ जाए, या परिवार की रक्षा के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, तो पिता बिना सहमति के वो संपत्ति बेच सकता है। और अगर ये जरूरत झूठी हो, मतलब अगर कर्ता अपने व्यक्तिगत शौक पूरे करने के लिए, या जैसे मैंने कहा कि सीईओ अगर लग्जरी यॉट खरीदने के लिए संपत्ति बेचे, तो अगर ये साबित हो जाए कि बिक्री परिवार की भलाई के लिए नहीं बल्कि पिता के किसी निजी स्वार्थ, लालच या व्यक्तिगत व्यसनों जैसे जुआ या शराब की लत को पूरा करने के लिए की गई है, तो कानून बच्चों के साथ खड़ा होता है। अच्छा, 2019 के अर्शनूर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया था, जहां ऐसी गलत मंशा से की गई बिक्री को बच्चों के आपत्ति जताने पर शून्य और रद्द मतलब पूरी तरह से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब एक व्यवहारिक उलझन दिख रही है मुझे। वो क्या? मजबूरी या कानूनी आवश्यकता तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना। मतलब जो बात एक व्यक्ति के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकती है, हो सकता है दूसरे के नजरिए से वो सिर्फ एक ऐशो आराम हो। बिल्कुल, एकदम सही कह रही हैं। मान लीजिए कोई पिता कहता है कि उसे अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए एक नई महंगी एसयूवी कार खरीदनी है और इसके लिए वो पुश्तैनी जमीन बेच देता है। अब बाहर से आने वाला एक आम खरीदार कैसे तय करेगा कि ये लीगल नेसेसिटी के दायरे में आता है या नहीं? ये तो किसी भी निर्दोष खरीदार के लिए बहुत बड़ा जुआ हो गया। ये एक बहुत ही शानदार और आलोचनात्मक सवाल है, और सच कहूं तो यही इस पूरे कानून का सबसे बड़ा दलदल है। कानूनी आवश्यकता को साबित करने का कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं होता। 2021 के बी रेड्डी दशरथ रमी रेड्डी केस का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यह पूरी तरह से हर मामले के अलग-अलग तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करता है। मतलब एक खरीदार ने पैसे दे दिए, रजिस्ट्री करा ली और फिर अदालत में 20 साल तक यही बहस चलती रहेगी कि क्या उस परिवार को सच में उस पैसे की जरूरत थी या नहीं। बिल्कुल, और इस अंतहीन बहस में सबसे ज्यादा मानसिक और आर्थिक नुकसान उस खरीदार का होता है जिसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस जमीन में लगा दी है। सही बात है। इसलिए कानूनी विशेषज्ञों की हमेशा यही राय होती है कि खरीदारों को कभी भी किसी भी हाल में सिर्फ इस लीगल नेसेसिटी वाले अपवाद के भरोसे बैठकर संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें जोखिम इतना ज्यादा है कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। तो फिर एक आम आदमी करे क्या? अगर लीगल नेसेसिटी का सहारा लेना एक दलदल है और गवाह बनाने से कोई कानूनी ढाल नहीं मिलती, तो एक सामान्य खरीदार खुद को भविष्य के मुकदमों से कैसे बचाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जो उसे अभेद्य सुरक्षा देता हो? तरीके हैं, बिल्कुल हैं। क्योंकि देखिए,
कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो व्यक्ति कचहरी के बाहर टाइपराइटर लेके बैठता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट राइटर कहते हैं, शायद उसकी गवाही काम आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। दस्तावेज लेखक या डॉक्यूमेंट राइटर की गवाही का महत्व बहुत बहुत सीमित होता है। अच्छा, कैसे? वो केवल अदालत में आकर इस बात की पुष्टि कर सकता है कि हाँ, मैंने बेचने वाले के कहने पर वे सारी शर्तें टाइप की थीं और फिर उन्हें पढ़कर सुनाया था। लेकिन ये बात एकदम पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि दस्तावेज लेखक के होने मात्र से सह अंशधारी बच्चों के कानूनी जन्मसिद्ध अधिकार खत्म नहीं हो जाते। खरीदार ये दलील बिल्कुल नहीं दे सकता कि चूंकि मुंशी जी ने शर्तें पढ़कर सुनाई थीं और बेटा वहां खड़ा था, इसलिए बेटा अब अपना पुश्तैनी हिस्सा नहीं मांग सकता। तो फिर असली आयरन क्लैड शील्ड यानी एकदम अभेद्य सुरक्षा क्या है? हमारे स्रोतों के आधार पर ऐसे कौन से ठोस और व्यावहारिक उपाय निकलते हैं जिन्हें हर संपत्ति खरीदने वाले को आज ही गांठ बांध लेना चाहिए? अगर किसी भी व्यक्ति को भविष्य के कानूनी विवादों और रातों की नींद उड़ने से बचना है, तो उसे मुख्य रूप से 3 सबसे मजबूत सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए। पहला उपाय क्या है? पहला है स्पष्ट सहमति। जब रजिस्ट्री हो रही हो तो किसी भी वारिस को केवल गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए न कहे। सेल डीड के अंदर स्पष्ट रूप से एक अलग पैराग्राफ या क्लॉज लिखवाएं। अच्छा, डीड के अंदर ही? हाँ, उसमें यह घोषणा होनी चाहिए, मैंने, जो कि इस परिवार का सह अंशधारी हूं, इस दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ लिया है, इसके कानूनी परिणामों को समझ लिया है और मुझे इस संपत्ति की बिक्री से कोई आपत्ति नहीं है। और उस क्लॉज के नीचे उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। बहुत ही तार्किक बात है। मतलब बात हवा में न रहे बल्कि कागज पर एक ठोस सहमति के रूप में दर्ज हो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा और शायद सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका है एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। संपत्ति का सौदा पक्का करने से पहले परिवार के जितने भी वयस्क वारिस हैं, जिसमें सारे बेटे और विशेष रूप से सारी बेटियां शामिल हैं, उन सभी से एक औपचारिक एनओसी ली जानी चाहिए। क्या ये एनओसी सादे कागज पर हो सकती है? नहीं नहीं, ये एनओसी केवल सादे कागज पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि नोटरीकृत होनी चाहिए। और सबसे अच्छा होगा अगर ये रजिस्ट्रार के पास विधिवत पंजीकृत हो। बहुत सही। और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें इन वारिसों को सीधे इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा ही बना लिया जाए? बिल्कुल। और वो तीसरा तरीका है सभी वयस्क वारिसों को सेल डीड में पार्टी बना लेना। यानी उन्हें केवल दूर खड़ा गवाह न रखें, बल्कि संपत्ति बेचने वालों की सूची में उन्हें शामिल कर लें। जब वे खुद संपत्ति बेचने वाले बन जाएंगे तो भविष्य में उनके मुकरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हुई समझदारी की बात। लेकिन अगर कोई खरीदार ये सब नहीं करता, अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे यार कौन इतनी भागदौड़ करे, जो हो रहा है होने दो। हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। अगर कोई आलस कर जाता है या बस अज्ञानता में पिता के साथ रजिस्ट्री करवा लेता है और बेटे बेटियों को सिर्फ गवाह बना लेता है, तो उसके लिए खतरे का दायरा कितना बड़ा है? क्या कुछ महीनों बाद मामला शांत हो जाता है? अरे नहीं, खतरे का दायरा इतना बड़ा और डरावना है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे कानूनी ढांचे में एक लिमिटेशन एक्ट होता है जो मुकदमों की समय सीमा तय करता है। अगर ऊपर बताए गए तरीकों से स्पष्ट एनओसी नहीं ली गई है तो संपत्ति बिकने के बाद लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई भी असंतुष्ट बेटा या बेटी 12 साल के भीतर कभी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 12 साल? एक मिनट, ये तो एक पूरी उम्र का हिस्सा है। जी हाँ। मतलब कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति एक खाली जमीन खरीदता है, उस पर अपने सपनों का घर बनाता है, उस घर में उसका बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, उस व्यक्ति ने घर की दीवारों पर नई पेंटिंग कराई है, उसमें अपनी भावनाएं निवेश की हैं, और 11वें साल अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई अनजान सा वारिस आता है और कहता है कि यह घर खाली करो क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी संपत्ति थी। बिल्कुल यही होता है। 12 साल के भीतर वे वारिस सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत एक पार्टीशन सूट या बंटवारे का मुकदमा दायर कर सकते हैं। अरे बाप रे! वे अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीना गया था और चूंकि उन्होंने स्पष्ट सहमति नहीं दी थी, इसलिए वे उस पूरी की पूरी बिक्री को रद्द करवा सकते हैं। या फिर अदालत खरीदार को मजबूर कर सकती है कि वो संपत्ति का एक हिस्सा खाली करके उन वारिसों को सौंप दे। ये तो वाकई किसी भी इंसान के लिए एक बहुत भयानक बुरा सपना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। कानून की इस जटिल और सख्त दुनिया में चुप रहने का मतलब हाँ
कतई नहीं होता। बिल्कुल नहीं। पैतृक संपत्ति खरीदते समय केवल ये मान लेना कि वारिसों के गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करा लेने से काम हो गया, एक बहुत ही भयंकर भूल है। किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी पूरी और गहरी छानबीन कराना, जिसे टाइटल सर्च कहते हैं, किसी अनुभवी वकील की राय लेना और सबसे जरूरी बात, परिवार के हर एक हकदार, बेटों और बेटियों दोनों की लिखित, स्पष्ट और प्रमाणित सहमति हासिल करना ही एकमात्र बचाव है। सही कहा। कोई भी शॉर्टकट, कोई भी आलस जीवन भर की पूंजी को एक झटके में डुबा सकता है। और ये सारी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। अगर हम आज के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य पर एक नजर डालें, जी, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के तहत संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने के लिए 12 साल का एक बहुत लंबा समय मिलता है। और जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, 2005 के विनीता शर्मा फैसले के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बिल्कुल बराबर का जन्मसिद्ध हकदार बना दिया गया है। जी हाँ, जिसने रियल एस्टेट के सारे पुराने नियमों को पलट कर रख दिया। तो अब जरा इस बात पर गहराई से सोचिए। हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि अक्सर बेटियां शादी के बाद दूसरे परिवारों में, दूर दराज के शहरों में या कई बार विदेशों में चली जाती हैं। हम बिल्कुल। उनका मायके की संपत्ति के मामलों में दखल बहुत कम हो जाता है। कई बार उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होती कि उनके पिता या भाइयों ने मायके में मौजूद कौन सी पैतृक जमीन, कौन सा पुराना पुश्तैनी मकान कब और किसे बेच दिया। सही कह रहे हैं। तो आज के समय में हमारे आसपास ऐसी कितनी अनगिनत संपत्तियां होंगी जो पिछले एक दशक में बिना उन बेटियों की स्पष्ट एनओसी के या उनकी जानकारी के बिना ही बेची जा चुकी हैं। क्या हमारे ही शहरों में मौजूद कई आलीशान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ऊंची इमारतें और घर एक ऐसे अदृश्य कानूनी टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जहां कल को किसी एक असंतुष्ट वारिस को, किसी दूर बैठी बहन को अपने अधिकारों का पता चलने पर वो पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर उस इंसान को गंभीरता से सोचने की जरूरत है जो आज के समय में संपत्ति खरीदने का सपना देख रहा है।